गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। पिछली वीडियो में हमने फिजिकल साइंस का ही लेसन प्लान डिस्कस किया था, जो था प्रकरण प्रकाश। आज हम फिजिकल साइंस का ही दूसरा लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पाठ्य योजना नंबर 2 ऊष्मा। आगे आने वाली वीडियो में हम फिजिकल साइंस का ही और लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। आज का लेसन प्लान हमारा जो है वो है ऊष्मा। चलिए ऊष्मा के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक हो या छात्राध्यापिका अपना नाम, फिर अपने विद्यालय का नाम जहां आपकी टीचिंग लगी हुई है। उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और समयावधि लिखते हैं। ओके, फिर हम प्रकरण लिखते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है ऊष्मा। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य पे आते हैं। सामान्य उद्देश्य में जैसे है हमारा फर्स्ट नंबर, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। पांचवा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 उद्देश्य लिखते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं छात्र ऊष्मा को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा हो जाएगा छात्र ऊष्मा के सुचालक के बारे में विस्तार से व्याख्या कर सकेंगे। और जो थर्ड नंबर है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य, उसमें हम लिखेंगे छात्र ऊष्मा मापन का सूत्र, निगमन और उसकी गणना कर सकेंगे। तो ये रहा हमारा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। हाँ, एक चीज़ और, ये जो हम कॉलम बनाते हैं उसमें जो हम दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि लिखते हैं, ये मैंने यहाँ पे अभी खाली छोड़ा हुआ है। आप जिस क्लास में टीचिंग करेंगे वहाँ पे उस डेट पे आप लिख देंगे यहाँ पे दिनांक, कक्षा जिस क्लास में आप टीचिंग करेंगे, विषय विज्ञान है तो विज्ञान, कालांश जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे, और समयावधि, एक लेसन प्लान की समयावधि कितनी होती है, 35 से 40 मिनट। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद जो आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम जो सहायक सामग्री उपयोग करते हैं एक प्रकरण को पढ़ाने के लिए, एक लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमारी सहायक सामग्री हो गई वो तो श्यामपट्ट, लपेट, चार्ट पेपर आदि हो गई, जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। उसके बाद हमारी होती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में हम कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग करते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि करते हैं, व्याख्यान विधि करते हैं और प्रदर्शन विधि। फिर हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान का सेंस ये है कि बच्चे पहले से कितना जानकारी रखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से प्रकरण निकलवाते हैं। प्रकरण निकलवाने के बाद ही हम उसका प्रस्तुतिकरण देते हैं, जिससे कि पाठ्य योजना सफल होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमने पहला प्रश्न किया हुआ है, जाड़े के दिनों में हमें ठंड लगती है तो हम क्या जलाते हैं। बच्चे वहाँ जवाब देंगे आग जलाते हैं, हीटर जलाते हैं। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, आग से या हीटर से हमें क्या मिलती है। बच्चे जवाब देते हैं आग से हमें ऊष्मा मिलती है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ऊष्मा किसे कहते हैं या ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं तो समस्यात्मक हो जाता है। उसके बाद हम फिर उद्देश्य कथन पे आते हैं। उद्देश्य कथन में हम ये लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊष्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन लिखने के बाद ही हम उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो चलिए हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। प्रस्तुतिकरण में पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहला शिक्षण बिंद, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन और चौथा श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, 4 कॉलम के बाद सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हम बच्चों से 1-2 क्वेश्चन करेंगे। बच्चे जवाब देते हैं किसी 1 या 2 क्वेश्चन का। उसके बाद अगर मौन हो जाते हैं तब हम उसका फिर स्पष्टीकरण देंगे। तो हम यहाँ विकासात्मक प्रश्न में बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताओ सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है। बच्चे बताएंगे ऊष्मा मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ऊष्मा के बारे में आप क्या जानते हैं। वहाँ बच्चे फिर मौन हो जाएंगे। जब बच्चे मौन हो जाते हैं तब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं और उस शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण, व्याख्या देते हैं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो है यहाँ पे वो है ऊष्मा की परिभाषा। अब हम ऊष्मा की परिभाषा का जो है स्पष्टीकरण देंगे। उस स्पष्टीकरण में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है।
ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लिखेंगे किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा का मापन जो है वो कैलोरी में होता है। यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद हम यहाँ श्यामपट्ट कार्य में ऊष्मा का मापन क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा को किस में मापते हैं, कैलोरी में। स्पष्टीकरण देने के बाद हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसे बोधात्मक प्रश्न इसलिए बच्चों से किया जाता है कि जो पैराग्राफ हमने स्पष्टीकरण दिया है, जो पैराग्राफ हमने बच्चों के सामने बोला है, व्याख्या दिया है, उससे बच्चे कितना समझ पाए हैं, उससे बच्चे कितना बता पाते हैं। बोधात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। बच्चे बताएंगे वस्तु के द्रव्यमान पर। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे ऊष्मा का मापन किस में होता है। बच्चे बताएंगे कैलोरी में। फिर हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु शुरू होगा। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु शुरू होने से पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे बच्चों गलनांक तथा क्वथनांक से आप क्या समझते हैं। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम अपना सेकेंड शिक्षण बिंदु लिखते हैं गलनांक व क्वथनांक। गलनांक के स्पष्टीकरण में वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उस पदार्थ को गलनांक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ हम श्यामपट्ट कार्य में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है वो लिख के प्रदर्शित करते हैं। फिर हम क्वथनांक के बारे में लिखेंगे। क्वथनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ओके, फिर हम एग्जाम्पल में बताएंगे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ हम श्यामपट्ट में लिखेंगे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। बोधात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। बच्चे बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकेंड पानी का क्वथनांक कितना होता है। बच्चे बताएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। फिर पुनः हम आते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु से पहले विकासात्मक प्रश्न पे। हम तीसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न में पूछेंगे ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता से आप क्या समझते हैं। वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक हो जाता है। फिर हम तीसरा स्पष्टीकरण देने से पहले उसका शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है क्या। तीसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा है ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। उसका हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा कई कारणों पर निर्भर करती है। यहाँ बच्चे ध्यान से सुनेंगे आपकी बातों को। फिर उसमें हम पहला लिखेंगे कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जो है हम Q से डिनोट करते हैं, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और उसके द्रव्यमान है उसको हम M से डिनोट करते हैं। फिर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर T पर निर्भर करती है। इसका फार्मूला भी हमने श्यामपट्ट कार्य में लिखा हुआ है। जैसे पहले का फार्मूला है Q प्रोपोर्शनल M और जो सेकेंड वाला है उसका T इक्वल टू T2 माइनस T1। फिर हम थर्ड पे आते हैं। किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। इसका जो फार्मूला है वो Q इक्वल टू M इंटू S इंटू T, जहाँ S का जो सेंस होता है कहने का पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। फिर हम यहाँ बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। जहाँ छात्र जवाब देंगे द्रव्यमान M पर, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर। ठीक है, फिर हम करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने जितना कुछ पढ़ाया है उसमें से कुछ भी क्वेश्चन उठा के बच्चों से पूछ सकते हैं। हमने यहाँ प्रश्न पूछा है ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। सेकेंड है गलनांक तथा क्वथनांक में क्या अंतर है। और थर्ड जो है ऊष्मा किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ये रहा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में हम बच्चों को देते हैं कि सभी छात्र घर से ऊष्मा के बारे में लिख कर लाएंगे। तो गाइज ये रहा आज का हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 2। नेक्स्ट लेसन प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस का ही एक और लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है प्रकाश, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिजिकल साइंस के साथ साथ ही हम बायोलॉजिकल साइंस का भी लेसन प्लान डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। तो गाइज अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।